हेलो बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी है जबरदस्त। चलिए भाई साहब, बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई नवंबर जैसे चल रहा है, आप पढ़ाई अपने आपकी स्टडी आगे बढ़ रही होगी। तो प्लीज हम भी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पाठ के नए रूप पर। हमने पढ़ा था मानव का नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें जो वीडियो हमने पढ़ी थी वो मानव नेत्र के बारे में और उसके दोष के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब हमने मानव नेत्र होता क्या है, उसके दोष क्या होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। जाके आप उन वीडियो को देखिए और उससे पता करें कि मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र और उसके दोष क्या क्या है और कितने सबसे इजी लैंग्वेज में आपको सिखाया गया। आप जाके एक बार अगर पढ़ भी लिया, आपने देख भी लिया है, तो वो वीडियो से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा आपको लिखने के। और हाँ, एक और बात है, आपको पता है हैंड रिटन नोट्स इसमें दिए जा रहे हैं कि बिल्कुल लिखी हुई चीज है कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर उसका स्क्रीनशॉट भी रखेंगे तो भी आपको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे मिलेगा जैसे हमने अपनी किताब से अपने आप से लिखा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए तो प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज हमने पढ़ा था मानव नेत्र लेंस की क्या पढ़े थे, दोष पढ़ लिए थे। और निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष। जब दोष हो जाते हैं तो हम चश्मा पहनते हैं, और चश्मा पहनने के लिए हम चश्मे में जो लेंस लगाते हैं वो उत्तल होता है या अवतल होता है। उत्तल अवतल होने के बावजूद उसमें कितनी फोकस होती है या उस कितनी दूरी का देख सकते हैं, उन चीजों को निकालना होता है। तो इसी पे एक आंकिक प्रश्न है, हमारे 2-3 आंकिक प्रश्न है, उनको आंकिक प्रश्न करते हैं, फिर चलते हैं नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखो, मेरे पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें देखेंगे आप। देखिए बेटे, इसमें क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आ गया तो हमें लेंस का पता चल गया कि वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, क्यों बता रहे हैं, हमें याद भी है। व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। ये बात बिल्कुल पक्की बात है कि बेटे, जो आपका व्यक्ति है वो 20 सेंटीमीटर की पुस्तक को पढ़ सकता है, दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। जब आंखें हमारी खराब है, हम उसे पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें हमारा प्रतिबिंब बना, ठीक है ना। आंखों से जिस चीज को हमने देखा तो वो उससे हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो हमने पढ़ी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि हम यहाँ पर अगर हल करना चाहें तो ये किसकी दूरी होगी, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो माइनस के 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, 25 सेंटीमीटर दूर रखेगा, यानी यू का मान कितना हुआ बेटे, -25 सेंटीमीटर हो गया। पढ़ने के लिए से कैसा और कितनी फोकस का, यानी उसने फोकस पूछा है। लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया लेंस के लिए इन तीनों में क्या सूत्र है, याद है? अगर आपने पीछे पढ़ा था, जब दर्पण और लेंस पढ़ा था, तो उसमें बताया था कि इन तीनों में क्या सूत्र होता है। इन तीनों में सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u माइनस का, सॉरी 1/v माइनस का 1/u। 1/f, f का मान तो कुछ नहीं है तो f लिखेंगे बराबर 1/v, v का मान है -20। 1/u कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, तो 1/-25 सेंटीमीटर। क्लियर? इसको तो बंद कर दे तो 1/f तो यहीं पर रहेगा, 1/-20 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/25। क्लियर हो गया? अब देखो, मैंने आसान भाषा में बताया था कि इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, -25 का 25 प्लस 20 का 20 बटे 20 गुणा 25, नीचे की नीचे गुणा कर लेंगे। इसकी इसमें कैची गुणा, इसकी इसमें, इसकी इसमें, नीचे की नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक, 1/20 बराबर के देखो, ये अलग अलग निशान है, 25 है और ये 20 है, तो अलग अलग निशान है, तो माइनस के 5 बचेंगे। 25 में तो 20 गए, 25 में 20 गए, 5 बचे, निशान बड़ी संख्या का नीचे वाला ऐसे लिखते हैं, तो 20 गुणा 25। अब 5 एकम 5, 25, 5 पंजे 25, 1/f बराबर 1/- का 20 पंजे 100। 20 की 5 में गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 बनेगा, तो उल्टा कर लेंगे f बराबर, इसको भी उल्टा कर लेंगे, माइनस के 100 सेंटीमीटर, यानी उसको 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। अब कह रहा कैसा, कैसा मतलब उसकी प्रकृति कैसी, तो यहां लिख सकते हैं उस व्यक्ति को 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा।
प्रयुक्त करना होगा। प्रयुक्त करना होगा। तो बेटे ये होगा इसमें। अवतल लेंस कैसे पता चला? तो बेटे निकट दृष्टि दोष है। जब निकट दृष्टि दोष है तो इसको मतलब यह है, सीधी सीधी बात है कि हम इसको निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए पता चल गया। अब इसका इसी बेस पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर, ये दी है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, तो उसे कैसा और कितनी फोकस का लेंस का प्रयुक्त करना हो। तो मनुष्य 150 सेंटीमीटर निकट बिंदु, मतलब निकट बिंदु का मतलब निकट बिंदु को बड़े प्यार से देख सकता है। कितना है? 150 सेंटीमीटर। जब उसे देखेगा तो उसका प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब को हम किससे दिखाते हैं? v से। तो v बराबर हो गया माइनस के 150 सेंटीमीटर। तो वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। 25 सेंटीमीटर दूर रखेगा तो वस्तु को पहले 25 सेंटीमीटर रखेगा, पढ़ेगा भी नहीं। तो मतलब 25 सेंटीमीटर माइनस के 25 सेंटीमीटर हो गया। कितनी फोकस का प्रयोग करना होगा? ये तो बिल्कुल सेम पेज वाला सवाल बन गया। तो क्या लिख सकते हैं? क्योंकि लेंस के लिए जानते हैं हम 1/f बराबर 1/- का 1/u होता है। ठीक, तो 1/f बराबर हो गया 1/v का मान कितना है? माइनस के 150, माइनस का 1/u कितना है? माइनस के 25। 1/f बराबर होता है माइनस का 1/50 प्लस का 1/25। 1/f बराबर है माइनस का अब इसमें गुणा करेंगे 25 एकम 25, बिल्कुल सही बात, प्लस का 150 एकम 150। इनकी गुणा नहीं कर सकते तो इनकी गुणा को ऐसी ही लिख लेंगे। 1/f बराबर 150 में 25 गए, बचेंगे 125, निशान आएगा बड़ी संख्या का प्लस का 150 गुणा 25। देखो 25 पंजे 125 होते हैं। अब इसको उल्टा करके लिखना, 150 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो f बराबर कितना आएगा? 5 से 15 और 1 0, ये नहीं, ठीक है ना। दूरदृष्टि का है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, सीधी बात है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। प्रयोग करना होगा, ठीक है ना बेटे, यही रहेगा आपका आंसर। तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन आते हैं, सेम इसी टाइप पर आते हैं, बस फोकस पूछता है, बाकी इसमें काम क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन हो रहा है जो हमारे क्षमता पर चलता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। एक दूरदृष्टि व दोष वाला मनुष्य 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है। उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ सके। तो देखिए बेटे, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को, 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो सीधी बात है v को पढ़ेगा, मतलब v हो जाएगा इसका तो 50 सेंटीमीटर पढ़ सकता है। उसमें फोकस दूरी ज्ञात करनी, मतलब फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, क्षमता भी ज्ञात करनी, मतलब p भी ज्ञात करना है, जिसके द्वारा 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। ठीक, ये तो हमने सारे क्वेश्चन से लिए। तो u f और u में संबंध है हमारा, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। तो बेटे 1/f तो है नहीं कुछ भी, 1/v, v का मान देखो -50 प्लस का 1/u का मान कितना है? -25। 1/f बराबर है माइनस का 1/50 माइनस प्लस 1/25। 1/f बराबर हो गया 25 किस में गुणा करेंगे? -25 ही काम 25 प्लस 50 ही काम 50, नीचे की ऐसे गुणा कर देंगे 50 गुणा 25। 1/f बराबर 50 में 25 गए तो बेटे 25 बचेंगे और निशान बड़ी संख्या का रहेगा, तो 50 गुणा 25, 25 से तो 25 कट गया, ठीक है, नीचे ऊपर 1 बचा। तो f 1/f बराबर लिखेंगे 1/50, उल्टा करके लिख दीजिए, f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये तो ये आ गया। आप कह रहा है उसकी क्षमता यानी P भी ज्ञात कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं P बराबर होता है 100/f, सेंटीमीटर में तो 100 लिखेंगे,
तो P बराबर 100, तो अपनी जगह रहेगा। F का मान हमने कितना निकाला 50, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10 आ गया, यानी P बराबर आ गया 2 डायोप्टर। ये रहे आपके आंसर। इस प्रकार के सवाल आते हैं। और अब चलते हैं आपके इसके एक नए टॉपिक पर, जो टॉपिक का नाम है प्रकाश प्रकीर्णन। चलिए बेटे, मानव नेत्र के दूसरा टॉपिक चलता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको जानते हैं। प्रकाश तो हम पहले ही समझ गए थे, पहले पार्ट में पढ़ा था। वर्ण याद है आपको, वर्ण किसे कहते हैं? कभी आपने एसएनआर पढ़े होंगे, एसएनआर पर लिखी होती वर्णमाला। और वर्णमाला क्या होगी, मतलब वो अक्षरों का अलग अलग रूप। यानी जो हम कमल लिखेंगे तो क अलग मिलेगा, मैं अलग मिलेगा, ले अलग मिलेगा। यानी कमल जो है वो टूट के बना हुआ है, टूट के अक्षर। यानी सीधी बात है, किसी समूह के जो अलग अलग रंग हो जाते हैं, अलग अलग भाग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्ण। यानी अक्षरों का कह सकते हैं वर्ण, तो कह सकते हैं हम अक्षरों को। और विक्षेपण कहते हैं बेटे बिखर जाना या टूट जाना, अलग अलग टूट जाना। जैसे अगर हमने कमल लिखा तो ये कै यहाँ पर मिलेगा, मैं यहाँ पर मिलेगा, ले यहाँ पर मिलेगा, तो अलग अलग भागों में टूट गया। कै कबूतर, मैं मल, मैं मच्छी और ले लट्टू आता है। तो इस प्रकार जो टूटता है उनको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और ये प्रकाश, तो प्रकाश में तो अक्षर होते नहीं बेटे, तो प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में रंग होते हैं ना। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश में रंग होते हैं। वो भी कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। यानी जब प्रकाश कहीं किसी माध्यम से गुजरता है या एक प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पारदर्शी मतलब किसी कोण पर झुकी हुई हो, या त्रिकोणीय रचना। इस प्रकार किसी कोण पर झुकी हुई हो तो उन पर उसको बोलते हैं प्रिज्म। अगर उससे हम गुजारते हैं, प्रकाश को गुजारते हैं, तो अपने अपने रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी अपने अपने रंगों में टूट जाता है। तो प्रकाश का किसी प्रिज्म के द्वारा रंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो देखते हैं बेटे, इसी को लिखेंगे। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। अपने सभी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश के इस समूह को, प्रकाश के इन रंगों के समूह को वर्णक्रम, समूह को वर्णक्रम या इन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है ना, ये होता है। अब 7 रंगों को अलग अलग रंगों में आगे लिख सकते हैं। प्रकाश के विभक्त होने वाले 7 रंगों को प्रकाश के विभक्त होने वाले 7 रंगों को एक शब्द विबग्योर के नाम से
याद रखा जा सकता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये सब कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि प्रकाश के 7 रंगों के शब्दों का समूह है तो विबग्योर, बस यहाँ पर अंतर कर देता है, कभी ओ को यहाँ, कभी वाई को यहाँ, जी को यहाँ, वाई को यहाँ पर करता है, बाकी सब ऐसे रहता है। इस प्रकार होते हैं हमारे 7 रंग। अब मुसीबत ये है कि विबग्योर से क्या बनेगा, तो बेटे रंगों को देख लो। वी से बनेगा वोयलेट, जिसे बोलते हैं जामुनी। आई से बनेगा इंडिगो, जिसे बोलते हैं बैंगनी। बाकी सब तुम्हें याद है। बी से बनेगा ब्लू, जिसे बोला जाएगा नीला। जी से बनेगा ग्रीन, जिसे बोला जाएगा हरा। वाई से बोलेंगे येलो, जिसे बनेगा पीला। ओ से बोलेंगे ऑरेंज, ऑरेंज 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 माने होता है संतरी, संतरी। और आर से बनेगा बेटे रेड। ठीक है ना। अब ये तो हो गए इसके रंगों के नाम, इनको तो याद नहीं रखने, बस आपको याद रखना, इससे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना। लेकिन एक बात ये है, अगर प्रिज्म से गुजारें प्रकाश को तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा रंग दिखाई देगा बेटे। याद रखने का तरीका तो सीधा है, लेकिन सबसे ऊपर रंग इधर से पढ़ना पड़ेगा, रेड दिखाई देगा सबसे, यानी प्रकाश जब भी निकलेगा तो ऊपर रेड दिखाई देगा, नीचे विबग्योर मतलब नीचे आपको जामुनी दिखाई देगा। तो ऐसी इंद्रधनुष की बात है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होगा, लाल होगा, नीचे क्या होगा आपका विबग्योर होगा, सॉरी वोयलेट होगा, मतलब वोयलेट होगा जामुनी। तो ये याद रखेंगे आप कि सबसे ऊपर कौन सा रंग मिलता है हमें, लाल रंग, सबसे नीचे कौन सा मिलेगा, जामुनी रंग। ठीक है ना। इस प्रकार चलिए अब बेटे गण विक्षेपण तो समझ गया, फैल जाना होता है। प्रकाश का विक्षेपण ओ प्रकीर्णन क्या होता है, बिखर जाना, मतलब चारों तरफ फैल जाना कहलाता है प्रकीर्णन। यानी जब भी प्रकाश आता है, जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो चारों तरफ को फैलने लगता है, यानी इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा और सामने तो दिखाई देगा। उस क्रिया को बोलते हैं प्रकीर्णन। और ये क्या होता है, 7 रंग होते हैं, में छोटे कणों कणों के रूप में चलता है। जैसे ही प्रकाश निर्वात से हमारे माध्यम में आता है तो वहां धूल के कण, मिट्टी के कण आदि बहुत सारे वातावरण में फैले होते हैं, उनसे टकराता है और ये फैलना शुरू हो जाता है। तो ये चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए एक सूरज सम पूरे वर्ल्ड को क्या कर देता है, पूरा प्रकाशमान कर देता है, क्योंकि वो उससे टकरा कर रंग चारों तरफ फैलने लगता है, तो पूरे संसार में उजाला फैल जाता है। ठीक है ना। चलिए इसी बात को देखते हैं। इसका मतलब ये है जब प्रकाश जब प्रकाश वातावरण में प्रवेश करता है, ऐसे लिख दो, जब प्रकाश निर्वात से वातावरण में प्रवेश करता है, निर्वात से वातावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में उपस्थित धूल, वायु आदि के कणों से टकराकर टकराकर प्रकाश टकराएगा। ठीक है ना। कणों से टकराकर प्रकाश अपने टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। रूप से क्या होता है बेटे, ये फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो इस प्रकार होता है ये काम आपका। तो प्रकाश जब भी वातावरण में प्रवेश करेगा, इसमें जो भी धूल के कण होंगे उससे टकराएगा और सभी दिशाओं में फैल जाएगा। इस क्रिया को बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसमें कुछ बातें होती हैं बेटे। अगर देखें, प्रकीर्णन जो होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। होता है। और यहाँ पर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। मतलब लाल बैंगनी रंग चारों तरफ फैलता है, लाल रंग नहीं फैलता। इसमें भी एक बात है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। सबसे क्या होती है बेटे? अधिक होती है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य मैंने बताया चलने की गति होती है, अधिक होती है। मतलब चलने की गति जो होती है सबसे ज्यादा होती है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो बेटे इन बातों को हमें याद रखना, क्योंकि इन्हीं बेस पर 2-3 क्वेश्चन आपके हैं जो जीवन में यूज होते हैं और उनको देखा गया है कि वो पेपर में भी आए हैं। ठीक है ना मेरे बच्चों? तो इसको हमें याद रखना कि यहाँ पर ये कैसे रखना है, बैंगनी रंग सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे अधिक, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य लाल रंग की सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। तो इसी बेस पर हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए तो बेटे, हमारे प्रकीर्णन पर एक क्वेश्चन आधारित है। क्वेश्चन क्या आपको देखने को मिलेगा, लिख सकते हैं प्रश्न। खतरे के निशान लाल बनाए जाते हैं क्यों? ये बात बताई जाती है। इसमें टिप्पणी लिखने के लिए भी आती है और क्वेश्चन भी आता है क्यों बनाए जाते हैं। देखो, अभी मैं बता रहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब बिखरना होता है। अब लाल रंग जो होता है वो प्रकीर्णन नहीं हो पाता और उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे तेज होती है। मतलब वो जल्दी तेज चलता, तो बिखरता तो है नहीं, तेज भागता है। और जैसे ही तेज जाएगा, सबसे पहले हमारी आंख पर लाल रंग ही टकरा जाएगा, तो हम लाल रंग को दूर से देख पाते हैं। दूर से ही देख लेंगे और वहां पहचान लेंगे खतरा है या डॉक्टर की दुकान है, क्योंकि डॉक्टर के निशान भी लाल से बनाए जाते हैं। ठीक है ना? लाल रंग इस कारण से बनाया जाता है। तो लिखेंगे इसी बात को, यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम हो पाता है, सबसे कम होता है, तथा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य दांत कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य होती है। जब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी तो हमारी आंख तक पहले पहुंचेगा, जिस कारण लाल रंग हमारी आंख तक सबसे पहले पहुंचता है। यानी हमारी आंख तक सबसे पहले पहुंचता है। अब पहुंचता है तो हमें जल्दी दिखाई देगा, पहुंचता है, इसीलिए खतरे के निशान कैसे बनाए जाते हैं बेटे? लाल बनाए जाते हैं।
अब इसी पर एक क्वेश्चन एक और उठ जाता है कि आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, क्यों? आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दिखाई देता है तो क्यों दिखाई देता है, ये भी कारण लिखिए। यह हो सकता है कारण दीजिए, ठीक है ना। बात यही है, फिर किरण दो कारण हो सकते हैं इसके, दो कारण है भी, हो नहीं सकते हैं भी, कि हमारे पृथ्वी के अधिकांश भाग पर कैसा है, क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और जैसे ही प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो प्रकाश उसके द्वारा, प्रकाश पानी के द्वारा परावर्तित होकर हमें वापस चला जाता है। और प्रकाश का जो पानी होता है अधिकतर नीला होता है, मतलब नीले से रंग इकट्ठा होने पर नीले कुछ नीले रंग का हो जाता है। तो वही हमें प्रकाश पर चारों तरफ पानी के सर दिखाई देता है। इसका कारण दूसरा प्रकीर्णन भी है, आपको पता ही है कि जैसे ही टकराएगा तो प्रकीर्णन होना शुरू हो जाएगा। और नीला रंग, नीला, बैंगनी और जामुनी, यानी वोयलेट, इंडिगो और ब्लू, तीनों आपस में सबसे ज्यादा बिखर जाएंगे। और चारों तरफ जब बिखर जाएंगे तो जो चीज बिखरी हुई दिखाई देगी, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगी? चारों तरफ की बिखरी हुई चीज दिखाई देगी। तो इसलिए वो हमारे चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई देगा, तो इसलिए आकाश का रंग भी कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। तो प्रकीर्णन का कारण है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देना आकाश का रंग नीला दिखाई देना नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। प्रकीर्णन की घटना है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन वातावरण में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। और नीला रंग अधिक होता है, और नीला रंग हमारे चारों ओर फैल जाता है। और नीला रंग हमारे चारों ओर फैल जाता है, जिस कारण आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है ना बेटे। ये रहा आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ पूरा क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। और हम चलते हैं नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो मिलते हैं इसको नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ।